हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक इंसान और एक जानवर की दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक दिन डैनी अपने घर की तरफ जा रहे थे। तब उन्होंने रास्ते में देखा कि कुछ पपीज सेल के लिए लगे हुए हैं। वो उन पपीज के पास जाते हैं और तभी एक पपी उन्हें चाटने लगता है और इससे डैनी पिघल जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि उसे अपने साथ घर लेकर जाएंगे। वो उस पपी का नाम एंजो रखता है। डैनी को पेट रखने का ज़रा भी अनुभव नहीं था और इसीलिए एंजो को समझने के लिए उसे और भी समय की ज़रूरत थी। एंजो घर पर यहाँ वहाँ यूरिनेट कर देता है और तभी जल्दी से डैनी उसे बाहर लेकर आ जाता है। लेकिन एंजो ये समझ नहीं पाता कि उसे बाहर क्यों लाया गया है और अपनी पूंछ हिलाने लगता है। डैनी जब एंजो को दोबारा घर के अंदर ले आता है, एंजो फर्श पर दोबारा से यूरिनेट कर देता है। रात में एंजो डर के कारण अकेले सो नहीं पाता है और वो डैनी के पास आता है और उसे चाटने लगता है। डैनी एंजो की भावनाओं को समझ जाता है और वो उठ जाता है। वो एंजो को लेकर लिविंग रूम में जाता है और सोफे पर बैठकर टीवी को ऑन करता है। टीवी पर ये दोनों साथ में रेसिंग देखने लगते हैं। डैनी एंजो को अपनी गोद में बैठा लेते हैं और दोनों साथ में रेसिंग देखने लगते हैं। वो एंजो को सिखाता है कि किस तरीके से रेसिंग की जाती है। यहाँ आपको बता दें कि डैनी एक रेसर होता है। अगले दिन वो एंजो को भी अपने साथ रेसिंग देखने के लिए ले जाता है। डैनी एंजो को अपने दोस्त के पास छोड़ देता है और वो रेसिंग में पार्टिसिपेट करता है। डैनी ये रेस जीत जाता है और वापस आकर एंजो को चूमने लगता है। एंजो के आने से डैनी की खुशियाँ दुगनी हो चुकी थी। समय बीतता है और अब एंजो बड़ा हो चुका है। एंजो अब डैनी की हर एक रेस में जाता है और दूर से ही उसे चीयर अप करता है। एंजो अब अपने मालिक के साथ जॉगिंग पर जाता है। दोनों साथ में बैठकर रेसिंग की वीडियोस देखते हैं ताकि गलतियों को समझ सके और उन्हें सुधार सके। एंजो डैनी के रेसिंग क्लासेस में भी जाता है और ध्यान से उसकी बातों को समझने की कोशिश करता है। एंजो के लिए डैनी उसकी पूरी दुनिया थी। दोनों साथ में बैठकर रेसिंग देखते और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते। एक दिन सुपरमार्ट में डैनी की मुलाकात ईव से होती है। एंजो को डैनी के अटेंशन की कमी महसूस होती है और वो उसे वहाँ से ले जाने के लिए खींचने लगता है, लेकिन ऐसा करना सफल नहीं होता। डैनी ईव को अपने घर पर इनवाइट करता है और साथ ही साथ रेस देखने के लिए भी बुलाता है। घर पर ईव को अपनी फ्रेंड से मिलवाता है। अब ईव भी उसकी रेस को देखने के लिए आती है और डैनी को चीयर अप करती है। ईव और डैनी अब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं। एंजो इन दोनों के बीच बढ़ती हुई नज़दीकियों को देखता है, लेकिन उसे बहुत ही बुरा लगता है कि अब डैनी पहले की तरह उसे अटेंशन नहीं देता है। डैनी का अटेंशन ना मिल पाने के कारण एंजो अब मायूस रहने लगा है, लेकिन अब वो देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। फाइनली डैनी और ईव शादी कर लेते हैं। एंजो उनका वेडिंग रिंग लेकर आता है और दोनों एक दूसरे को वेडिंग रिंग पहनाकर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को प्यार करने में बिजी हो जाते हैं और वहाँ पर एंजो की कोई भी हरकतें उनके ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल नहीं होती। अब एंजो अकेलापन महसूस करने लगा था। तभी उसने ईव के अंदर कुछ अलग महसूस किया। ईव अब प्रेग्नेंट थी। एंजो इस बात को समझ चुका था और वो इस परिवर्तन से बहुत ही हैरान था। प्रेगनेंसी की खबर सुनकर डैनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने बच्चे को एक बेहतर भविष्य देने के लिए पहले से और भी ज़्यादा मेहनत करने लगता है और कई बार इसके चलते उसे ईव से दूर रहना पड़ता है। घर पर एंजो ईव की मदद करता है और उसकी देखभाल करता है। कई बार उसे ये महसूस होता है कि काश वो एक इंसान होता तो वो ईव की और डैनी की और भी मदद कर पाता। डैनी के गैर मौजूदगी में अब ईव और एंजो दोनों करीब आ चुके थे। दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते, एक दूसरे से प्यार करते। परिवार में सभी खुश थे और सभी बेसब्री से बच्चे के आने का इंतज़ार करने लगे थे। इसी बीच डैनी को एक रेसिंग कंपनी से कॉल आता है और ये उसकी ड्रीम कंपनी होती है जिसके लिए कभी ना कभी डैनी रेसिंग करना चाहते थे। लेकिन जब वो अपनी पूरी कैलकुलेशन करते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि ये वही समय है जब ईव को बेबी होने वाला होगा। इसीलिए वो जाने से इनकार कर देता है, लेकिन ईव उसे समझाती है कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है और इसीलिए ईव डैनी को रेसिंग के लिए मना लेती है। अब बच्चे के जन्म का समय नज़दीक आता है और ईव को लेबर पेन शुरू हो जाता है। एंजो
दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वो ईव की कोई भी मदद नहीं कर सकता है। एंजो सोफे पर आकर बैठ जाता है और अकेले ही डैनी की रेस देखने लगता है। उसके बाद फाइनली ईव को बेबी गर्ल पैदा होती है। एंजो दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है और नर्स उसे वहाँ से भगा देती है, लेकिन तभी ईव उसे पास बुलाती है और बेबी को उसे दिखाती है। एंजो बेबी को देखकर बहुत ही खुश होता है और आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगता है। अब इनका परिवार पूरा हो चुका था। एंजो एक बड़े भाई की तरह हमेशा ही बेबी का केयर करता, हमेशा ही उसके आसपास रहता, उसकी देखभाल करता। देखते ही देखते समय बीतता गया और बेबी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। देखते ही देखते बेबी अब 7 साल की हो जाती है और डैनी और ईव अपने बेबी का नाम जोई रखते हैं। जोई एंजो के साथ खूब खेलती और ये चारों मिलकर बहुत ही अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। ये सब साथ में पिकनिक पर जाते, शॉपिंग मार्ट जाते और एंजॉय करते। इनका परिवार अब पूरा हो चुका था। एक दिन एंजो ईव के स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन महसूस करता है। वो ये महसूस करता है कि ईव का स्वास्थ्य अब धीरे धीरे खराब हो रहा है। उसे कमज़ोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं और वो वॉमिटिंग भी करने लगती है। एंजो को ये अंदेशा हो जाता है कि ईव की हालत अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाली है और उसे एक लंबी बीमारी आने वाली है, लेकिन एंजो कुछ भी नहीं कर सकता है और ना ही अपने मालिक को इस बारे में सचेत कर सकता है। एंजो ये देखता है कि ईव को फिर से उल्टियाँ होने लगती है और उसके बाद ईव हड़बड़ाते हुए जोई को लेकर वहाँ से चली जाती है। ईव हड़बड़ी से जाने के कारण एंजो को ना खाना देकर जाती है और ना पानी। मजबूरी में एंजो को टॉयलेट से पानी पीना पड़ता है और कुछ गिरे हुए बिस्किट खाकर रात गुजारनी पड़ती है। उसके बाद डैनी आकर उसे खाना खिलाता है और पानी भी पिलाता है। उसके बाद जब ईव वापस आती है तो वो एंजो से माफ़ी मांगती है और कभी भी ऐसी गलती दोबारा ना दोहराने के लिए प्रॉमिस करती है। ईव एंजो के साथ वॉक पर जाती है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। एंजो मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है और उसकी आवाज़ सुनकर कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और ईव को हॉस्पिटल भेजते हैं। एंजो को जानवर होने पर बहुत ही ज़्यादा असहाय महसूस होता है। डैनी हॉस्पिटल के बाहर आकर एंजो से मिलता है, उसे प्यार करता है और फिर उसे अपने दोस्त के हवाले कर देता है, क्योंकि अभी वो उसका ध्यान नहीं रख सकता है। गैरेज में कोई भी एंजो का ध्यान नहीं रखता, उसे बस एक जगह बांध दिया जाता है और वो अपने मालिक के आने की राह देख रहा होता है। और फिर फाइनली डैनी वहाँ पर आ जाता है और एंजो से मिलता है। साथ ही साथ वो अपने दोस्त से काम मांगता है, क्योंकि अब डैनी को ही अकेले ईव, जोई और एंजो का ध्यान रखना है और इसीलिए उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। डैनी को गैराज में काम भी मिल जाता है। डैनी जोई को तैयार करता है और उसे स्कूल भेजता है। स्कूल के बाद डैनी जोई और एंजो को उसके नाना नानी के पास छोड़ देता है। ईव के इलाज में अब सारे जमा पैसे ख़त्म हो चुके हैं। डैनी के पास अब शायद ही कुछ बचा हुआ हो। वो पैसों के बारे में सोचता है और परेशान होता है। तभी एंजो उसके पास आता है और बाहर चलने के लिए कहता है। वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं और उसके बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जब ईव हॉस्पिटल से वापस आती है। ईव को फाइनल स्टेज का कैंसर हो चुका था और कहीं ना कहीं ये बात सभी एक्सेप्ट कर चुके थे कि अब ईव के पास ज़्यादा समय नहीं है। वो अपने माता पिता के घर रहने लगती है और उसके साथ ही पूरा परिवार वहाँ रहने लगता है। अब ईव के पास जितना भी समय बचा हुआ है वो अपने परिवार के साथ उसे बिताना चाहती है। एंजो ये सब देखकर बहुत ही परेशान है और वो हमेशा ही ईव के आसपास ही मौजूद होता है और उसका ध्यान रखता है। ईव अपने प्रति एंजो की भावनाओं को समझ पाती है और वो उसे अपने पास बुलाती है। एंजो भी उसे बहुत प्यार करता है और दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। ईव अब इस दुनिया से जा चुकी है। डैनी के सामने उसका हंसता खेलता परिवार अब उजड़ चुका है। अब उसे अकेले ही जोई और एंजो को संभालना है। सभी लोग ईव के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे होते हैं और वो एंजो को घर पे ही भूल जाते हैं। एंजो ईव के बेड के पास आता है और उसके कैप को अपने मुंह में लेकर सोफे पर बैठ जाता है और उसे याद करने लगता है। अंतिम संस्कार से लौटने के बाद डैनी और जोई के नाना के बीच
जोई की कस्टडी की बात होने लगती है, जिस पर डेनी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जोई की कस्टडी उसके नाना को किसी भी हाल में देना नहीं चाहते हैं। और इसी बात पर इन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और डेनी वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन डेनी जब काम पर जाता है तो वहाँ गैराज में पुलिस आ जाती है और डेनी को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि जोई के नाना ने उस पर मारपीट का आरोप लगाया है। डेनी को उसके लॉयर फ्रेंड की वजह से बेल मिल जाती है और उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि जोई के नाना बहुत ही पैसे वाले हैं और बहुत ही ताकतवर इंसान हैं और इसीलिए जोई की कस्टडी उसे उसके नाना को सौंप देनी चाहिए। अगर डेनी जोई के नाना से समझौता कर लेते हैं तो उसे जोई से मिलने का भी मौका दिया जाएगा, नहीं तो वो हमेशा हमेशा के लिए जोई को खो सकता है। इन सब बातों से परेशान होकर डेनी बारिश में भीगते हुए दौड़ने लगता है। एंजो उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन उसे बारिश में चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती है और तभी अचानक एंजो का एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। जब डेनी एंजो को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है, वहाँ उसे पता चलता है कि एंजो की आई साइट काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और साथ ही साथ उसकी किडनियाँ भी खराब हो चुकी है। अब एंजो के पास भी ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं था। एंजो की हड्डी में चोट लगने के कारण अब वो सही तरीके से बैठ नहीं सकता है। डेनी को एहसास होता है कि उसने अपनी परेशानियों के चलते कभी भी एंजो पर ध्यान नहीं दिया और उसे इस बात का बहुत ही ज़्यादा पछतावा है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से एंजो के साथ समय बिताना चाहता है और अपने बच्चे की तरह उसका ध्यान रखना चाहता है। डेनी एंजो को लेकर घर आ जाता है। उसके दूसरे दिन डेनी का लॉयर फ्रेंड और उसका दोस्त दोनों घर आकर उसे समझाते हैं कि वो जोई के नाना के साथ समझौता कर ले, ताकि कम से कम वो जोई से बीच बीच में मिल सके। डेनी उनकी बात मान लेता है और डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देता है। एंजो सभी हालातों को समझ रहा था, लेकिन वो ये हरगिज़ नहीं चाहता कि डेनी इन शर्तों को मान ले और इसीलिए वो उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर बाहर चला जाता है और उसे फाड़ देता है। और तभी डेनी को ये एहसास होता है कि उसे भी जोई की कस्टडी के लिए फ़ाइट करना चाहिए और वो कोर्ट में जोई की कस्टडी के लिए जोई के नाना के अगेंस्ट खड़ा होता है। कोर्ट में जोई की नानी ये गवाही देती है कि उसने जोई के पिता और जोई के नाना के बीच मारपीट होते हुए नहीं देखी है और इस वजह से जोई की कस्टडी वापस जोई के पिता को मिल जाती है। अब डेनी जोई को उसके नानी के घर से अपने घर वापस ले आता है और वहाँ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। जोई के बर्थडे पर जोई के नाना नानी आते हैं और वो दोनों आपस में गिले शिकवे भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इस बीच कोई भी ये नोटिस नहीं करता है कि एंजो की तबीयत खराब है और वो टेबल के नीचे सोया पड़ा हुआ है। अब एंजो बूढ़ा हो चुका है और उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। अब वो खुद से चल फिर नहीं सकता। डेनी और एंजो सोफे पर बैठकर रेस देखने लगते हैं और तभी डेनी को ये ख्याल आता है कि वो एंजो को भी अपने साथ रेस पर ले जाए और वो उसके लिए एक छोटी सी खूबसूरत सी लाल रंग की रेसिंग कार तैयार करवाता है और वो दोनों उस पर बैठकर लंबी दूरी की सैर पर निकल जाते हैं। ये सफ़र एंजो के लिए बहुत ही यादगार भरा होता है, क्योंकि एंजो को हमेशा से ही अपने मालिक के साथ ऐसे ही सफ़र की ख्वाहिश थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने जीवन के उन सुनहरे पलों को याद करता है कि जब ये दोनों मिले थे। डेनी एंजो से कहता है कि वो उसके जीवन का सबसे बेहतरीन दोस्त रहेगा और उसे चूमने लगता है। उसके बाद एंजो हमेशा हमेशा के लिए डेनी के लाइफ से चला जाता है। लास्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि एक बच्चा डेनी से मिलने की ज़िद करता है, क्योंकि डेनी उसका फेवरेट रेसर है और ये बच्चा कोई और नहीं एंजो होता है, जो दूसरा जन्म लेकर भी अपने मालिक के पास उसे मिलने के लिए आता है। ये कहानी हमें एक जानवर और उसके मालिक के बीच प्यार भरे रिश्ते के बारे में बताती है और ये भी सिखाती है कि एक जानवर हमारा सच्चा साथी होता है और हमें भी उनसे इंसानों की तरह प्यार करना चाहिए। इस मूवी का नाम है द आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन। और आपको अगर हमारी मूवी नरेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।